बेसिकली अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हमें ये समझ आता है कि डांस एक कल्चर है, हर एक कल्चर के अंदर डांस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो फिर भी कई जगहों पर कई लोगों में इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमेशा देखने को कई बार मिल जाती है कि डांस एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस माइंडसेट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हर कल्चर में लोग उसको करते तो हैं। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते, पुराने टाइम से अगर वो डांस नहीं करते तो ये कल्चर बनता ही नहीं। तो लोगों को ये तो अच्छा लगता है कि सामने कोई डांस कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो हमारे घर का बच्चा ना करे बस। तो सिर्फ एक ये एक्टिविटी की चीज़ है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, या और क्या क्या चीज़ें इसके साथ ये सब कुछ है। एंटरटेनमेंट भी है, एक्टिविटी भी है, एक्सरसाइज भी है, थेरेपी भी है, डांस, सब कुछ है। ओवरऑल लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जैसे अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें या फिर हम एक बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो इन चीज़ों के अंदर क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला? देखो, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो ना तो बोल सकते थे, ना चल सकते थे ढंग से, और लोअर मोटर न्यूरॉन ये भी एक डिजिट है जो कि लोगों को रही है, और वो हमारे पास आके डांस उन्होंने सीखा है, वो ठीक हुई है। फ्री क्लासेस भी आपने बच्चों के लिए स्टार्ट करी, डांस क्लास? कि भाई एक लड़का आता है राशिद खान, जिसको वो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो उसको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, और अब वो लड़का डांस टीचर है। क्या बात है। जब आपको पहली बार ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो आपकी लाइफ किस स्टेट के ऊपर थी और क्या आपका रिएक्शन रहा सबसे पहले? सर, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी उस टाइम, बहुत बढ़िया। 2 बेटे हैं, मिसेस है, और हम लोग फुल एंजॉय करते थे। और जब मेरे को 2014 में 8 जनवरी को मेरे को चक्कर आया, सुबह 5 बजे वॉशरूम में गया था, तो वहाँ से मैं गिर गया। चक्कर आया और मैं गिर गया, और मैं घर आके रूम में आके मैंने अपनी मिसेस को बोला कि मेरे को चक्कर आया और मैं बाथरूम में गिरा हूँ। तो जब मैंने CT स्कैन कराया तो डॉक्टर ने मेरे को, जब उसकी रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने मेरे को बताया आपको ब्रेन ट्यूमर है। अरे यार, मैं सिर कैसे बहुत रोया हूँ उस टाइम, बहुत। आज हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर लव शर्मा जी से, जो खुद एक डांसर होने के साथ साथ हरियाणा के बहुत से यंग टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म देने वाले ऑडिशंस और इवेंट्स करवाते आ रहे हैं। तो लव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से मिली, कैसे आपने डांस के करियर में अपनी शुरुआत करी? सबसे पहले तो मैं जब छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, 6-7 साल का, तो टीवी पे देख के मेरे को देखता था मैं जितेंद्र को। उस टाइम सबसे ज़्यादा मेरे को इम्प्रेस किया था गोविंदा ने, कि गोविंदा के जो एक्सप्रेशंस हैं, डांस है, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि मैं कर सकता हूँ। तो घर में बैठ के तो थोड़ा बहुत मैं कर लेता था, जब कोई उसका गाना आता था। तो उस टाइम तो ना डेक होते थे, ना स्टीरियो होते थे, ऐसी कुछ भी नहीं होता था। जब जिस मेरे को शुक्रवार का इंतज़ार होता था, उस टाइम चित्रहार आता था जी। तो उसमें कोई डांस ऐसा आ गया, तो फिर उसमें मैं उस गानों पे डांस करता था। तो फिर थोड़ा सा और मेरे को शौक चढ़ा, तो मेरे एक दोस्त है अवतार सिंह, जिसने मेरे को जो रामलीला होती है ना, उसमें मेरे को हनुमान का रोल दिलवाया मेरे शरीर के कारण। तो उसके बाद जब तक हनुमान का रोल नहीं आता था, तो उन्होंने मेरे को कहा, लव तेरा डांस का शौक है तो एक बार डांस कर ले। गाने चलते थे हमारा, हम पर्दे के पीछे डांस करते थे, तो उन्होंने कहा तू एक बार आके डांस कर। तो मैंने वो डांस किया, तो लोगों को पसंद आया, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। तो फिर एक जो बड़ी रामलीला होती है हमारे यहाँ कैथल में, तो वहाँ पे भी मेरे को उन्होंने मौका दिया, क्योंकि पहले स्टेज शो ये इस तरह के कंपटीशन होते ही नहीं थे जी। तो वहाँ पे मेरे को डांस करने का मौका मिला, तो वहाँ पे किसी ने, जो मेरी मम्मी लेक्चरर हैं रहे हैं, और उनके जो कोलीग है, उन्होंने बताया मेरी मम्मी को स्कूल में कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा डांस करता है। कहता डांस करता है, वो तो बहुत शर्माता है, वो तो किसी से बात भी नहीं करता। कहते नहीं, हमने रामलीला में उसका डांस देखा है। उसके बाद मेरी मदर ना, मेरे को नहीं बताया, उस दिन रामलीला देखने गए वो, और मैं स्टेज पे डांस कर रहा हूँ बहुत बढ़िया। तो अगले दिन मैं घर गया तो मेरी मदर ने ऐसे बोला,
रात डांस करके आया तू? और मैं डर गया, क्योंकि मैं मतलब हमारे घर में ऐसे था कि भाई इस तरफ ध्यान नहीं देना है, अब सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने मेरे को कहता है तेरा शौक़ है ये, मैं मम्मा मेरा शौक़ है, तो फिर उन्होंने मेरे को एक स्टीरियो लेके दिया कि तू इस पर प्रैक्टिस करके देख। तो फिर मेरी जो सबसे पहला गुरु, सबसे ज़्यादा जो मेरे को इसके लिए बढ़ावा दी, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, वो मेरी मदर है। उन्होंने मेरे को कहते, जब मैं डांस कोई भी तैयार करता था तो मैं सबसे पहले मदर को दिखाता था, मम्मा ने आज मैंने ये डांस तैयार किया है। तो उसमें जो कमी होनी या एक्सप्रेशंस कम होने या फिर कोई ज़्यादा ओवर कर रहा हूँ तो वो भी मेरे को बताते थे। तो ऐसा 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 करते करते, और हमारे घर में बहुत छोटी जगह होती थी जिससे कि मैं स्टेज के लायक मेरे को नहीं जगह मिलती थी। डांस करता था तो 2 सोफ़े के बीच में, जैसे सोफ़ा सेट होता उसके बीच में, और एक्सप्रेशन देखने होते थे तो दीवान पे गोडे पे खड़ा होके फिर मैं मिरर को देख के उसके अंदर एक्सप्रेशन देखता था। मतलब वहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ और डांस करने के लिए स्टेज के सोफ़े के पास जा रहा हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा शौक़ बढ़ता चला गया। और जब आस पड़ोस वाले भी, कहीं शादी होती थी, मतलब हर कोई, मेरे जितने रिलेटिव थे, पहले लव डांस करेगा, पहले लवी डांस करेगा, घर का नाम लवी है तो कहते लवी डांस करेगा। तो वहाँ से सभी जितने मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने सपोर्ट किया। तो उस टाइम जिस टाइम मेरा था शौक़, तो आस पड़ोस वाले पहले बोलते थे यार बहुत ज़्यादा शोर आता है आपके घर से, ये रात को प्रैक्टिस करता है। पर जब उनको लगा कि हाँ भाई इसका शौक़ है, इसको है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो रात को भी अगर बजा रहा था तो कोई लोग तंग नहीं करते थे मुझे। तो किसी से सीखा आपने डांस या जनरली सिर्फ अपने आप ही? ये कह सकते हैं इनबिल्ट ओके। तो हम गॉड गिफ्ट है, उन्होंने मेरे को, भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं अपने आप डांस शुरू किया था मैंने। और डांस करते करते इधर मम्मा ने साथ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने साथ दिया। देन उसके बाद मेरे पापा ने जब मेरे को बोला ना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कर रहा है, तो फिर और मेरे को मोटिवेशन मिला। और उसके बाद मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो उस टाइम दोबारा शुरू हुए थे, तो वहाँ पे मैंने वो डांस कंपटीशन जब जीता, तो वहाँ पे मेरे को +1 +2 में प्रोफेसर R.K. गुप्ता सर हैं, RKD कॉलेज में उस टाइम प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मेरे को कहा बेटा तेरे को ना कॉलेज की स्टेज पे डांस करना है। और मैं उस टाइम +1 +2 में था, तो मैंने कभी ये देखा भी नहीं था यूथ फेस्टिवल होते क्या हैं, पहली बार। और उस टाइम शायद उन्होंने कभी 1 हफ्ते के बाद यूथ फेस्टिवल और आपने आना है, तो उन्होंने मेरे को चांस दिया पहला कि इतनी बड़ी स्टेज का। और जब मैंने स्टेज पे जाके देखा इतनी पब्लिक, इतने लड़के लड़कियां सीटियां मार रहे हैं, और मेरे को पहला मौका जो गाना दिया गया ना सर ने, वो गाना था जहाँ पर लोग तड़क भड़क वाले डांस कर रहे थे, और मेरे को गाना दिया कर चले फिदा हम जानो तन साथियों। और मेरे को सब ने रोक दिया, कहते लो भाई तू इस गाने पे डांस करेगा, लोग सीटियां मार मार के उतार देंगे तेरे को। तो प्रोफेसर R.K. गुप्ता सर ने मेरे को बोला, कहते बेटा तू कर, पहले 2 मिनट तो मेरे को पता है कि ऑडियंस के हैं, वो सीटियां मारेंगे, तीसरे मिनट के बाद वो सारे शांत हो जाएंगे। राइट। तो जब मैंने वो फौजी की ड्रेस पहन के और अलग अलग जगह पे ना इंक रख ली मैंने, रेड इंक, तो पहले जो 1-2 मिनट का जो, जब तक वो गोली नहीं लगती फौजी को, तो तब तक तो ये गाना चलाया, तो लोगों ने, लड़कों ने लड़कियों ने सीटियां मारी, भाई ये क्या शुरू कर दिया, कहाँ तो हम हरियाणवी डांस देख रहे हैं, भंगड़ा देख रहे हैं, और वहाँ पे ये एक कर चले हम पिता जानो तन साथियों, ये फौजी वाला गाना, और बिल्कुल बोर। तो जिस टाइम उसके अंदर मेरे एक्सप्रेशंस और वो मेरे मुंह से खून निकलना और वो सब हुआ, तो वही लोग जो 1 मिनट पहले सीटियां मार रहे थे, वही लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे मेरे लिए। तो वहाँ से मेरे को फिर बहुत ज़्यादा ऐसा मोटिवेशन मिला कि भैया मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो R.K. गुप्ता सर, उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे को सुशील सर, जिन्होंने मेरे को
हरियाणवी डांस सिखाया कि भाई आपको ये डांस करना है, अभी इस तरह से करना है। पहले तो उन्होंने भी मेरे को ये कह दिया भी तेरा राइट पैर चलता है और लेफ़्ट पैर वाले को हरियाणवी डांस करवाते हैं। तो मैंने लेफ़्ट पैर की प्रैक्टिस करी, रात रात में पूरी प्रैक्टिस करके अगले दिन दोबारा गया, तो जो लेफ़्ट पैर की प्रैक्टिस से डांस कर रहा था लड़का, उससे बेस्ट करके दिखा दिया मैंने। क्या बात। तो उन्होंने मेरे को फिर लिया और मैं अपने यूथ फेस्टिवल में भी फर्स्ट आया, हरियाणा डे में भी फर्स्ट आया मैं उसमें। तो अभी जैसे आपने बताया सर हरियाणवी डांस में कुछ अलग वो था, तो काफ़ी फॉर्म्स हैं आई थिंक डांस की, तो कौन कौन सी मेजर फॉर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं और आपने कौन कौन सी सीख रखी हैं और आपकी फेवरेट कौन सी है? नहीं देखो, डांस की फॉर्म इतनी है जितना हम नाम बताने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत फॉर्म है। और हर, अगर मैं इंडिया की बात लूँ तो हर स्टेट की अलग फॉर्म है। राइट। और कई कई नाम हैं, जैसे हमारे यहाँ धमाल भी होता है, मतलब कई तरह के हरियाणवी डांस में भी बहुत सारे नाम हैं। तो अब पंजाबी में भंगड़ा, गिद्धा, मलवई गिद्धा, इस तरह के कई नाम हैं जी। तो पंजाबी, ये पंजाब का हो गया। राइट। तो जैसे राजस्थान का कालबेलिया, मतलब चिरमी, इस तरह के राजस्थान के कई डांस हैं। जी। तो डांस के फॉर्म तो बहुत हैं, मतलब। और वेस्टर्न में देखो, हिप हॉप हो गया, लिरिकल हो गया, ये कंटेम्प हो गया, ये इस तरह के भी डांस हैं, वो वेस्टर्न में चले गए। और मेरा जो शौक़ है वो फोक का है। फोक, ओके। फोक मतलब अगर कोई मेरे को कहे कि सर आपने राजस्थानी डांस करवाना है मेरे को, तो मैं राजस्थानी डांस प्रॉपर वैसा ही करवा सकता हूँ जैसा फोक है। वो चिरमी करवाना है, चिरमी में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दौलत राम गर्ल्स कॉलेज है उसमें मैंने करवाया, तो पूरे इंडिया में सेकंड डांस आया था उनका, चिरमी डांस करवा के। ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मैं ये समझ आता है कि डांस एक कल्चर है, हर एक कल्चर के अंदर डांस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो फिर भी कई जगहों पर कई लोगों में इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमेशा देखने को कई बार मिल जाती है कि डांस एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस माइंडसेट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हर कल्चर में लोग उसको करते तो हैं। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते, पुराने टाइम से अगर वो डांस नहीं करते तो ये कल्चर बनता ही नहीं। तो लोगों को ये तो अच्छा लगता है कि सामने कोई डांस कर रहा है, बहुत बढ़िया, बस हमारे घर का बच्चा ना करे बस। हाँ, तो ये माइंडसेट क्यों है? पता नहीं, कुछ लोगों के कारण या कुछ ऐसा उनके दिमाग में ऐसी बात है कि भाई ये जो डांस करना थोड़ा गलत है लोगों के सामने। भाई हम, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें ना अश्लीलता ज़्यादा दिखाई जाती है। राइट। तो डांस करते समय, और जो वेस्टर्न डांस है उसमें भी अश्लीलता, डांस करते समय लोगों को ये लगता है कि यार जो डांस करने वाले ना वो सारे अश्लीलता फैलाते होंगे। पर मैं एक डांस टीचर होने के नाते, डांस कोरियोग्राफर होने के नाते एक बात कहता हूँ, जो फोक डांस है, मैं सभी पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो फोक डांस है उसमें कहीं पे भी अश्लीलता नहीं है, अगर उसको सही ढंग से पेश किया जाए तो। राइट। तो आपने खुद अपना डांस का पूरा आपने एक जर्नी पूरी तय करी, उसके बाद इस चीज़ को आपने एज अ करियर चूज़ कर लिया। अब आप डांस अकेडमीज़ भी चलाते हैं, तो कई तरीके का स्टूडेंट आपके पास आता होगा ना, जो खुद भी आ रहा है, कोई शौक से आते होंगे, कईयों को पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती भेज देते होंगे, कई स्टबर्न स्टूडेंट्स भी आपके पास आ जाते होंगे कि जो ज़िद्दी हैं बहुत और फिर भी पेरेंट्स ने उनको भेज दिया। तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से टैकल करते हैं और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनको इस चीज़ के अंदर कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। अब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा डांस करे। अब की पेरेंट्स जो, पहले तो मेरे पापा भी कहते थे क्या है डांस, तेरे को डांस ने क्या देना है, ठीक है। और अब वही मेरे फादर हैं, मेरे को शान भारत अवार्ड मिला, तो मेरे पापा और मेरी मदर को मैंने कहा कि आप लो ये अवार्ड। तो वही है कि मेरे पापा को अवार्ड लेने भी गए, तो उसको थोड़ा टाइम लगता ही है। और पेरेंट्स, जो आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डांस करे और उसका इंटरेस्ट है गेम में, तो हम पहले 2-3 दिन तो पहले जो भी कोई डांस सीखने आता है तो उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उससे बातचीत करता हूँ। अगर वो उसका डांस अच्छा नहीं कर रहा वो, या उसका मन नहीं कर रहा, तो फिर मैं उसको अपने ऑफिस में बुला के उससे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, बेटा तेरे को डांस करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो बातचीत से अगर वो समझ रहा है
कि भाई डांस कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे को इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ मिलेंगी, या फिर डांस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर वो छोटा बच्चा है तो नहीं समझेगा, पर बड़ा बच्चा समझ जाता है और वो करते भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने ऐसे समझाया और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे डर के मारे पीछे रहते थे, आज वही बच्चे हैं जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल भी प्राइज जीत चुके हैं। क्या बात। तो सर कई बार जैसे अभी हम पेरेंट्स की बात करें तो मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में लोग डांस को शायद इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ फ़ोन के अंदर घुसे हुए हैं। लोग उसको एज ए एक्टिविटी भी लेना चाहते हैं कि चलो यार और कुछ नहीं करेगा तो एक फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी बच्चे की, राइट। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहते हैं कि डांस सिर्फ एक इंटरेस्ट की ही चीज़ है, सिर्फ इंटरेस्ट से डांस होगा, या फिर एज ए एक्टिविटी या एज अ थेरेपी भी उस चीज़ को लिया जा सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो डांस एक थेरेपी है, सच्चाई तो ये है। डांस से हम लोग अगर डिप्रेशन में भी है ना, उससे भी बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो डिप्रेशन में रहे हैं, कुछ हैं मेरी नज़र में, इनका नाम नहीं लूँगा, पर वो ये है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। कुछ लाइव एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कुछ, चाहे नाम लिए बिना, कि किस तरीके के स्टूडेंट आपके पास आए और क्यों होकर वो वापस गए? डिप्रेशन में क्या रहता है कि घर में जो माहौल होता है, अब घर में कोई किसी का कारण, कोई चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर आपसी कलह हो, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, उनके दिमाग पे जोर पड़ता है कि ये हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है। पर वो जब वो डांस में आए तो पेरेंट्स को नहीं बताते वो। जैसे हमसे बात करते करते, जैसे मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं हमारे घर में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। बट उनसे मैंने उनको बहुत बाहर निकाला और वो बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, और वो उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद मेरे बच्चे में बहुत सुधार आया है। तो सिर्फ एक ये एक्टिविटी की चीज़ है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, या और क्या क्या चीज़ें इसके साथ ये अटैच्ड है? सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, एक्टिविटी भी है, एक्सरसाइज भी है, थेरेपी भी है, डांस, सब कुछ है। मेरी लाइफ में सब कुछ है, और मेरे को पता है कि जितने भी लोग डांस कर सकते हैं उनसे मतलब बहुत बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। म्यूज़िक एक मेडिसिन है। ओवरऑल लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जैसे अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें या फिर हम एक बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो इन चीज़ों के अंदर क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला? देखो, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो ना तो बोल सकते थे, ना चल सकते थे ढंग से, और लोअर मोटर न्यूरॉन ये भी एक डिजिट है जो कि लोगों को रही है, और वो हमारे पास आके डांस उन्होंने सीखा है और वो ठीक भी हुए हैं। मतलब जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, अब मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसको लेके भी उसकी बू आती थी, वो उसको चलना, उसको मतलब पकड़ के उसको अंदर लेके आते थे, और वो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में बैठी रहती थी। तो फिर हमने उसके साथ मजाक करना, उसके साथ उसको हल्का हल्का मोटिवेट करके, बेटा तू डांस कर, उसके साथ मैं मजाक करता था। कभी उनके लिए कई बार जोकर भी बनना पड़ता है। उनको फिर मैंने उनसे हेलो करना, और वो ऐसा सिस्टम बन गया था कि अब वो लड़की दामन पकड़ के डांस भी करती है, बिना सहारे के खड़े होती है, और अभी वो प्रॉपर बोल तो नहीं सकती, पर गाना सुन के उसके ऊपर एक्टिंग करने की कोशिश जरूर करती है। वो उसके पेरेंट्स जब भी मुझे मिलते हैं बहुत एहसानमंद मानते हैं, सर मुझे किसी ने सही कहा था कि आपके पास भेज के बच्चा हमारा ठीक होगा। बहुत बढ़िया। तो सर जब बीमारी की हमने बात शुरू करी है, तो मैं सबसे पहले तो आपके लिए वो कहूँगा व्यूअर्स को कि जो आपने अपनी लाइफ के साथ इतना उसको इम्प्रूव किया है, तो सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं कि जो शायद मुझे लगता है कि सिर्फ आपने ही देखा और आपने उस चीज़ को टैकल किया। सामने वाला सिर्फ उस बारे में बात कर सकता है लेकिन एक्चुअली उसको जज नहीं कर सकता कि आप उस दौर से कैसे निकले। जब आपको पहली बार ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो आपकी लाइफ किस स्टेट के ऊपर थी और क्या आपका रिएक्शन रहा सबसे पहले? सर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी उस टाइम, बहुत बढ़िया। 2 बेटे हैं, मिसेस है, और हम लोग फुल एंजॉय करते थे। और जब मेरे को 2014 में 8 जनवरी को मेरे को चक्कर आया, सुबह 5 बजे वॉशरूम में गया था, तो वहाँ से मैं गिर गया। चक्कर आया और मैं गिर गया, और मैं घर आके रूम में आके मैंने अपनी मिसेस को बोला कि मेरे को चक्कर आया और मैं बाथरूम में गिरा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं
रेस्ट करने के बाद 8-9 बजे 10 बजे मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सारे टेस्ट किए। कहते लव कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल हो। मैं जब गिरा हूँ ना तो मेरे ना शायद बाल्टी लगी है या टूंटी लगी है सिर पे पीछे। कहते लव एक बार ना आप इसका सीटी स्कैन करा लो, कभी अंदर चोट ना लगी हो। तो जब मैंने सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने मेरे को, जब उसकी रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने मेरे को बताया। उस टाइम मैं अकेला ही था, मेरे उस टाइम घर से मेरे साथ कोई नहीं आया था। तो जब मैंने, डॉक्टर ने देख के मेरे को कहा सर आपको ब्रेन ट्यूमर है। तो पहले तो मैं, हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उस टाइम डॉक्टर साहब को। तो उनके साथ एक और डॉक्टर बैठे थे, वो भी दोनों खड़े होके ना मेरे को कहने लगे लव सर आप किसी को बुला लो। मैं सर ये बताओ कि कौन सी स्टेज का है। कहते बेटा ये तो आपको एमआरआई के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले फिर मैंने हमारे मक्कड़ सर थे उनको बताया, और मैं अपने छोटे भाई को बताया, जो मेरा छोटा भाई है। तो हम लोग, मैंने 5-6 दिन तो अपने घर बताया ही नहीं। और छोटे 2 बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे, तो मैं ना घर में ये कहने लग गया कि इनको स्कूल मैं छोड़ के आऊँगा, मैं लेके आऊँगा। अब पता नहीं कितने दिन जीना है, पर इनको बताया नहीं। रजाई में, रजाई में सिर कैसे बहुत रोया हूँ मैं उस टाइम, बहुत। सर एक तो सर इस वक्त में मुझे लगता है कि शायद खुद से ज़्यादा इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है ना, कि मैं तो चलो मेरा तो जो है सो है ही। अब फैमिली के बारे में इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। तो उस टाइम पर फैमिली को आपने कैसे हैंडल किया, और कब आपने बताया, कब आपको लगा कि अब मुझे बताना चाहिए, और फैमिली का? उसके 5-6 दिन के बाद मैंने एक डॉक्टर के पास लेके मैं गया, और मेरी मिसेज कहने लगी मैं चलती हूँ साथ में। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, तो बाहर बैठ मैं अंदर दिखा दूंगा। कहती मेरे को ये पता चलना चाहिए आपको है क्या, आप मेरे को छुपा रहे हो कुछ। तो डॉक्टर ने, जब हम गए वहाँ पे, डॉक्टर ने फट एकदम बोल दिया। मिसेज ने पूछा कि इनको है क्या, कि आपको नहीं पता ब्रेन ट्यूमर है इसको। मिसेज बहुत रोई उस टाइम। तो उसको मैंने संभाला, मैं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5-6 दिन तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, रो रहा था, रजाई में सिर रख के अंदर, जब रजाई लेके रोता रहता था। अपने बच्चों के पास रात को बैठे रहना, कि उनको देखते रहना कि भाई कितने दिन देखूंगा। पर जब मैंने दिल्ली इलाज कराया, डॉक्टर ने मेरे को एक बात बोली कि 1 महीने के बाद पता चलेगा कि आपका ऑपरेशन होगा या नहीं। ये एक दवाई आपको खानी है, और 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा। तो फिर मैंने वापस आया जब मैं अपोलो से, तो मैंने अपने प्रिंसिपल सर को बोला, जबकि डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट बोला था। आपने डांस नहीं करना, आपने ड्राइविंग नहीं करनी, ये दोनों मेरे पैशन है, डांस और ड्राइविंग। तो मैंने प्रिंसिपल सर को कहा, मैं सर 26 जनवरी आ रही है और मैं 200 बच्चों को भंगड़ा करवाना चाहता हूँ। वो उस टाइम ना ग्राउंड में ही करते हैं, 26 जनवरी या 15 अगस्त ना, बच्चे ग्राउंड में होते हैं, स्टेज पे गेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर हमारे सर मक्कड़ सर ने बोला कि नहीं बेटा तेरे को रेस्ट करना है। मैं पता सर 1 महीने का टाइम है, इसी को करना है बस। उन्होंने भी साथ दिया, घर वालों ने मना किया था, मैं करूँगा, और वो मैंने करा। और हमारा 26 जनवरी को भंगड़ा फर्स्ट आया, और 27 जनवरी को बच्चों को लेके मैं कुल्लू मनाली घूमने गया हूँ। और वहाँ से आने के बाद डॉक्टर के बाद जब मैंने टेस्ट दिखाया, डॉक्टर कहते हैं जो हमने दवाई दी है ना, उससे 5% भी फ़र्क आ जाता है तो हम सोचते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कहते आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई भी खाई थी क्या? मैंने कहा सर जो आपने मना किया था ना, मैंने वो किया है, और मैं भूल गया था कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है।
और मैं उनके साथ, जो बच्चे थे भंगड़ा करने वाले, उनके साथ साथ 5-5 6-6 घंटे मैंने डांस किया। तो डॉक्टर कहते हैं आपको 20% आपको फ़र्क हुआ है, आपका 20% रिड्यूस हुआ है ट्यूमर। क्या बात है। तो उसके बाद कहते बेटा आप लगे रहो इस पे। और 2018 में मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया था। तो आपने उसके बाद फ्री क्लासेस भी आपने बच्चों के लिए स्टार्ट करी, डांस हाँ, क्लासेस। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी किया, जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो बहुत मैंने किया जिनको अगर कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या फौजी वाले बच्चे हैं, फौजी के बच्चे हैं, उनको मतलब बहुत बच्चों को मैंने फ्री डांस सिखाया उस टाइम। कि भाई एक लड़का आता है राशिद खान, जिसको वो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो उसको मैंने डांस सिखाना शुरू किया। और उसको ना सिर्फ हल्की सी बीट सुनाई देती है उसको, जो हमारा डीजे लगता है ना, तो हमारे बेस हमारे यहाँ लगता है कई बार, राइट। वो उसको हल्का सा सुनाई देता था। तो वो मैंने उसको उस बीट पे डांस सिखाना शुरू किया, उसको काउंटिंग सिखानी शुरू करी कि इसके साथ ऐसे स्टेप होते हैं, ये करना होता है। अब वो लड़का पूरे इंडिया में मूक बधिर में जो उनसे वो कंपटीशन होता है उसमें थर्ड आया था, और अब वो लड़का डांस टीचर है। क्या बात है। तो और क्या मैसेज आप सर सोसाइटी को देना चाहेंगे, जो इस टाइम के ऊपर लोग जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं? बहुत बीमारियां आज की डेट में आ चुकी हैं। बिल्कुल। कैंसर, हर गली में एक पेशेंट इस टाइम पर कैंसर का है। हर जगह पे बहुत डिप्रेशन के तो कोई लिमिट ही नहीं है। हर घर में एक इंसान डायबिटीज़ या शुगर में कोई ना कोई मरीज़ है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि क्या उन्हें करना चाहिए? देखो, आजकल का हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि बीमारियां तो आनी हैं, पर उससे लड़ना जो है ना, उसको हंस के लड़ोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। हो सकते हैं, ठीक हो भी सकते हैं, मेरे जैसे मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस हर कोई अ, उसको बहुत अच्छे से टैकल करके लड़े। मैं ये नहीं कहता कि डांस करे, पर म्यूज़िक ज़रूर सुने सर। म्यूज़िक सुनने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। म्यूज़िक, मैंने पहले भी बोला कि एक मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन है जो भगवान ने बनाई है, जो उससे हमेशा रिलैक्स मिलता ही है सबको। और हो सकते हैं, और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के पास जाता भी हूँ जिनको ब्रेन ट्यूमर का या ट्यूमर का मेरे को पता लगता है, तो मैं उनको खुश करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मेरे पास आके डांस भी सीखते हैं, और बिना बताए कि उनको कोई दिक्कत है, उनको मैं डांस भी सिखाता हूँ, उनको हंसी मजाक भी करता हूँ उनके साथ। तो कैथल के लोग कई तो कहते हैं कि आप कैथल के कपिल शर्मा हो। तो इस करके उनको डांस करवा भी रहा हूँ मैं बढ़िया से। तो अगर सर ब्रेन ट्यूमर एज अ पर्सन आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? ब्रेन ट्यूमर अगर मेरे सामने आके खड़ा हो जाए तो मैं कहूँगा, भाई जिसको भी तू लगेगा ना, उसकी एक फैमिली है, प्लीज़ उसकी फैमिली को देखते हुए मैं नहीं चाह रहा कि आप वहाँ जाओ और उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करो। एक बहुत, एक बंदा नहीं डिस्टर्ब होता, उससे पूरा परिवार, पूरा सर्कल ख़त्म होता है उसका। बिल्कुल। तो इस करके मैं देखो, भगवान ना करे किसी को हो, पर अगर किसी को हुआ है तो वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करके ठीक होने की तरफ जाए। बिल्कुल। मतलब उसके ऊपर डरे नहीं। ये मेरा मेरा तीसरा जन्म है। एक तो माँ ने दिया था, एक ब्रेन ट्यूमर से बच के आया हूँ, और एक कोरोना टाइम में 2020 में भी मेरे को दिक्कत आ गई थी, जिसमें कि डॉक्टर ये कहते थे कि 75%, जिन्होंने मेरे को बोला कि 75% जिसके लंग्स डैमेज हो गए थे उनको बचा नहीं सके। मेरा उस टाइम 85% लंग्स डैमेज हो चुके थे। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मेजर आईसीयू में उन्होंने मेरे को रखा, और मेरे को मास्क लगा हुआ था, मेरे से सांस भी नहीं लिया जाता था खुद। तो वहाँ से मेरे सामने बेड था, अगर 5 मरीज 6 दिन में मेरे सामने आए हैं तो 4 पैक होके गए हैं वहाँ से। उस टाइम को भी मैंने देख लिया भाई। और उसके बाद मैं जब ठीक हुआ तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, कहते लव क्या आप स्पोर्ट्समैन हो? मैंने कहा ना सर, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। कहते बेटा फिर इसी करके बच गए। डांस एक ऐसी थेरेपी है
जो आपके लंग्स को बहुत मजबूत बनाती है। तभी मैं 15% से वापस जीत के आया हूँ, और वहाँ आईसीयू में मैं डॉक्टर और नर्स को डांस भी सिखा के आया था। क्या आईसीयू में था, मेरे को मास्क लगा हुआ था और मैं डांस सिखा रहा था वहाँ पे। वेरी। तो ज़रा भैया इमोशनल बातों से थोड़ा सा बाहर आते हैं ना। हम्म। तो जब हम स्टेज के ऊपर होते हैं या हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको देखकर हंसी आती है। कोई ऐसे 2-3 इंसिडेंट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि जहाँ पर आज भी आप अकेले बैठकर हंसते हैं कि यार वो इंसिडेंट हुआ था और आज भी हंसी आती है? वो तो जब हम स्टेज पे जाते हैं या डांस सिखाते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट है जो जो मैंने लोगों को सिखाते सिखाते मैंने किया भी। एक सबसे पहले जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को एक लड़की के साथ डांस करना था। वो गाना था पाछे पाछे उनका के मतलब तेरा सा है, मतलब हरियाणवी सॉन्ग था। तो उसमें क्या है कि मेरे को एक लड़की, उस लड़की की ठोडी पे हाथ लगाना था, ऐसे चिन पे हाथ लगाना था कि, और मेरे को डांस करते करते वहाँ जाना था। उससे पहले मेरे धोती की लांगड़ खुल गई। वो पीछे अब खुल गया। अब मैं अगर हाथ लगाने जाऊँगा तो सारी धोती खुलती है, तो मेरा हाथ तो दूर से ऐसे कर रहा हूँ और पीछे से लांगड़ ठीक कर रहा हूँ अपनी। तो वो चीज़ सबसे बेस्ट रहा मेरा। और उसके बाद कुछ ऐसे रहा कि हमने कारगिल के टाइम जब लड़ाई चल रही थी, जिस टाइम हमने भारत विकास परिषद के साथ मिलके 2-3 जगह पे कारगिल फंड के लिए हमने दान किया। हमने क्या किया, लोगों ने दिया और हम लोगों ने आगे किया। तो वहाँ पे हमने ये 2-3 प्रोग्राम करे थे। तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो बच्चे थे डांस, हमने ना उस टाइम तो नई चीज़ें आई नहीं थी, पर हम लोग क्या करते थे, बम उड़ाने के लिए ना पाउडर का यूज़ करते थे। पाउडर दिखाते थे वो यहाँ पे बम फूटा है। तो एक हमारे थे एमना भैया, जो हर बार उनको गोली लगती थी गिर जाते थे, फिर दोबारा खड़े होके आ जाते थे। और 2-3 जो उग्रवादी बने थे वो बहुत दुखी हो गए थे उनसे। मतलब हमारा वो 5-7 मिनट का जो सीन था ना, मतलब वो हमारे उस फौजी को नहीं मार पा रहे थे। तो वो ना बहुत दुखी थे, और वो होते थे भारत माता की जय जोर के ऐसे बोलते थे। और उन्होंने क्या करा, वो ऊपर उड़ाने की जगह वो सारा ना उनके मुंह पे मार दिया, और सारा पाउडर उनके मुंह में चला। जिससे कि ना मतलब वो ऐसा सीन बना। और हम लोग, मेरे को उस टाइम गोली लगी हुई है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे मुंह से खून निकल रहा है। और वहाँ मैंने देखा कि उस उनके मुंह में पूरा पाउडर चला गया और वो सांस नहीं ले रहे। और मैं, वो एक्टिंग तो करनी है मेरे को गुस्से वाली दिखाने की, और वहाँ मेरी हंसी छूटी और मैं उसके उस हंसी के कारण जमीन पे नीचे उल्टा लेट गया ताकि मेरी हंसी ना दिखे। तो वो सीन भी, ऐसे कई सीन आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे टाइम हैं जो डांस सिखाते समय मेरे को बच्चे करते हैं। हम जैसे बच्चे आउट ऑफ बीट होते हैं, उनको सिखाने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो, और कई बार एक मैडम आते हैं डांस सिखाते समय, मतलब मेरे पास आए सीखने के लिए, तो मैंने उनको सारा समझा दिया कि एडी ऐसे उठानी है और कमर ऐसे मटकानी है। तो उनको मैंने समझाया, और ये कमर आपने ऐसे करना है, कमर को मटकाना है। और जब मैं दूसरे बच्चों को सिखाने लग गया तो उस टाइम तो आंटी थे, अब मैं ही अंकल हो गया हूँ, तो मैं छोटा तो उनको मैं सिखाते सिखाते करने लगा। और मैं जब उनको बोला ना हाँ जी दिखाओ, वो अपने गोडे को हिला रहे बड़ी जोर के, देखना मेरी कमर हिल रही है। अब मैं उनके सामने हंसूं तो उनकी बेइज्जती हो। तो मैं, नहीं मैडम आप ना कमर हिलाओ, ये आपका गोडा हिल रहा है। तो काफ़ी देर तो करते रहे। फिर मैं दूसरे बच्चों को सिखाने लग गया और मेरी नज़र उन्हीं पे थी, वो गोडा हिलाई जा रहे थे। तो कमर, फिर लो बेटा इधर आना, लो बेटा इधर आना। मैं, हाँ जी देखना मेरी कमर हिल रही है। मैं, जी आप 2 मिनट ठहरो। मैं 1 मिनट नीचे जाके आया, मेरा नीचे रूम होता था। मैं नीचे जाके खूब हंसा, बहुत देर हंसा। फिर ऊपर आके फिर मैंने उनको समझाया, मैं आंटी की ऐसे नहीं। 1 हफ्ते बाद उनकी कमर हिली। तो वो उनको डांस सिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको। और जब वो डांस 1 महीने के बाद सीखेगी, और उनका पहला गाना पता कौन सा था? कहते बेटा मेरे को एक गाना सिखा दे। मैं, कौन सा गाना? क्या 18 बरस की कुंवारी कली। तो ऐसे कई हैं डांस सिखाते समय आती है बातें।
तो सर आपकी एकेडमी में काफ़ी बच्चे अपने आप आपको अप्रोच करते होंगे डांस के लिए, या पेरेंट्स अप्रोच कर लेते होंगे उनको डांस सिखाने के लिए, तो काफ़ी ऐसी कम्युनिटी रह जाती होगी, कैसे काफ़ी ऐसे बच्चे रह जाते होंगे जो नहीं आपको अप्रोच कर पाते, तो उन तक आप खुद कैसे पहुंचते हैं और उनके लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं? सर, जो बच्चे नहीं पहुंच पाते, जो गांव के हैं, और गांव में भी और शहर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमीज तक नहीं जाते, जी। तो कुछ पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब हमारी एकेडमी का भी खर्चा होता है, तो सारा कुछ जी। वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारे जो सोसाइटी है, 2-3 सोसाइटी मिलके हम लोग एक प्रोग्राम को बना रहे हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर विनय गुप्ता जी हैं, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। वो अपने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत वो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका एक शौक भी है। तो वो हमारे साथ जुड़ के हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है, नचले हरियाणा। ओके। तो जेपी वर्मा जी हैं सोनीपत से, उनके साथ ये प्रोग्राम हम लोग मिलके कर रहे हैं। और नचले हरियाणा का प्रोग्राम हम हर साल करवा रहे हैं, 7-8 साल से लगातार करा रहे हैं। और हर साल कैथल डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र में, पेवा में, या अलग अलग, और सोनीपत हो गया जहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं, तो 7 से 8 हज़ार बच्चों का ऑडिशन लेते हैं हम लोग, बिल्कुल फ्री, उसके उनके स्कूलों में जाके। ओके। जो गांव हैं, शहर है, हर गांव में भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हर स्कूल के अंदर हम जाके ऑडिशन लें। और प्रिंसिपल्स हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, सर आप आओ कि हमारे स्कूल में ऑडिशन लो, क्योंकि बच्चों को एक मौका मिलना उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बढ़िया होता है कि हम लोग जैसे आगे वो परफॉर्म करें, उनके पेरेंट्स आने दें या ना आने दें, पर हमारा जो एक मेन मकसद है कि वो बच्चा अगर हमारे सामने स्कूल में भी परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है उसको। और एक सबसे बड़ी बात, हम अपने कल्चर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये डांस जो नचले हरियाणा डांस कंपटीशन है, बिल्कुल फोक है। ओके। अगर उसमें कोई वेस्टर्न या फिर बॉलीवुड सॉन्ग लेके आता है तो हम साफ मना कर देते हैं। और ख़ास तौर पे इस कंपटीशन में एक हम बात रखते हैं कि कोई भी सॉन्ग जिसमें गोली, बंदूक, शराब, बदमाशी वाला गाना हो, तो हम स्पेशली उसको उसी टाइम बंद करवा देते हैं, और उस बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये आपका कल्चर नहीं है, इस कल्चर की तरफ ना जाओ। राइट। हमारा फोक है, फोक की तरफ जाओ, और अपने हरियाणा की अच्छाई बोलो, बदमाशी ना दिखाओ। तो ये चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सॉन्ग ना बने तो ज़्यादा बढ़िया है, अपने कल्चर के लिए सॉन्ग बने तो बढ़िया। बहुत जल्दी हम लोग एक सॉन्ग निकालने वाले हैं जो अपने हरियाणा कल्चर के लिए, और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे उस गाने को लेके, उस तरह के गाने को लेके डांस करें। जैसे बहुत सारे गाने हैं, छोरा में हरियाणा का, इस तरह का ये गाने निकाले हैं। अब एक गाना है छोरी में हरियाणा की, एक छोरा में हरियाणा का, एक छोरी में हरियाणा की, और उसमें सारा ना अपने कल्चर को लेके ही बात की गई है, ना कि बंदूक, शराब। आजकल गाना चला खटोला, तो वो चीज़ें मतलब बच्चों को दूसरी तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी सिंगर हैं, कि इस तरह के गाने गाएं, ताकि हमारे हरियाणा का नाम ऐसा हो। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी डांस जो देखे हैं अपने कल्चर को लेके करते हैं, तो बहुत अच्छा दामन घुमाते हैं, एक्सप्रेशन अच्छे देते हैं। और जहाँ पे जौन सा अभी उसी टाइम एक गाना आ गया ना बंदूक वाला, और वहाँ लड़के उनके एक्सप्रेशन होंगे मतलब बदमाशी वाला स्टाइल। राइट। मैं गाने का नाम नहीं लूँगा, मतलब ये इस तरह के वो गाना पंजाब ने तो आई थिंक बैन कर दिया, कन कल्चर काफ़ी अपने हरियाणा में भी इस तरह के गाने बैन हुए हैं। पर हमारे सिंगर्स को, जो हमारे गाना गाने वाले जो अच्छे कलाकार हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। मतलब उनके गाने से कोई बदमाश नहीं बनेगा, पर गाना सुन के अगर बन गया तो बिल्कुल उनके हल्का 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 जो है ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हल्के हल्की गाने की बात लेके, और वो जिस हिसाब से वो चलते हैं, अब मैंने कई ट्रैक्टरों पे सुना है और वो इतना शोर मचाते हुए निकलते हैं, वो एक वो बूंद बूंद भर रही है वहाँ पे। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसे गाने ना निकले तो ज़्यादा बढ़िया। राइट।
तो सर मेरे हिसाब से टैलेंट की कोई वो नहीं है कि टैलेंट कहीं भी पैदा हो सकता है ना, तो हो सकता है वो गांव में हो सकता है वो शहर में हो, तो उस चीज़ को आप ढूंढते कैसे हैं? सर हम लोग अपने साथ, जैसे डॉक्टर साहब और मैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर स्कूलों में जाएं, हर जगह जाएं। कुछ संस्थाएं हमारे साथ ऐसी जुड़ी हैं, वो जैसे स्लम एरिया में उन्होंने अपना कोई सेंटर खोला हुआ, तो उनके साथ मिलके हम लोग स्लम एरिया में भी ऑडिशन लेते हैं। और ओके। वहाँ के बच्चों को भी हम ऑडिशन जाके, मैं डॉक्टर साहब जाके हमने ऑडिशन लिया, स्लम एरिया में भी लेते हैं और हर शहर में जाके स्लम एरिया देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा है कि जो, और वहाँ के बच्चों को भी हमने मौका दिया, और ऐसा मौका दिया और वो बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, प्राइज़ भी जीत रहे हैं। क्या बात। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अब टीचर भी बन रहे हैं। स्लम एरिया में अब कई बार पढ़ाई इतनी नहीं होती कि वो बहुत अच्छा आगे निकल सकते हैं, पर डांस टीचर बन के वो अपने आप को सर या मैडम कहलवा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ये। बिल्कुल। तो सर ये एपिसोड में भी काफ़ी टीचर्स या काफ़ी स्कूल भी देख रहे होंगे, तो अगर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं अब ऑडिशंस के लिए या किसी इवेंट्स के लिए, तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से आपको अप्रोच किया जा सकता है? नहीं सर, मेरा नंबर है 9896931030। तो वो हमारे को इस नंबर पे कॉल करें, और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करवाते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, वो हम अगर हमारे को फ़ोन करते हैं और हम वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल फ्री। मतलब हमारे को कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को टैलेंटेड बच्चे चाहिए। बच्चे चाहिए। अगर वो टैलेंटेड हैं तो हम वहाँ से लेके उनको स्टेज देंगे, और बहुत मिनिमम सी फीस हम लेते हैं, ताकि जो खर्चा हम ले रहे हैं वही मिनिमम फीस लेके उन बच्चों को हम लोग स्टेज दे के, और वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो बिल्कुल फ्री, उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। और उनको जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कराते हैं, फिर स्टेट लेवल कराते हैं, फिर नेशनल लेवल पे भी लेके जाते हैं। जैसे पीछे जम्मू भी हुआ, भोपाल भी हुआ, और कई जगह हो रहा है। और उसके बाद इंटरनेशनल, पिछले साल नेपाल भी हमने प्रोग्राम कराया, इंडो नेपाल कंपटीशन, तो वहाँ पे भी बच्चों को काफ़ी लेके गए हम लोग। वहाँ से बच्चे प्राइज जीत के लेके आए, और वहाँ पे भी फोक ही हुआ है। मतलब वहाँ पे मेरे को कहते थे कि शायद वेस्टर्न होगा या कुछ होगा, नहीं, पर वहाँ के जो नेपाली फोक डांस हुए और हमारे हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, ये डांस वहाँ पे हुए थे। बहुत बढ़िया।